हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों बात करते हैं लेक्चर नंबर 21 में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियस की क्या फॉर्मेशन होती है, किस किस चीज से मिलकर वो बनता है, और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट पर क्या क्या पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक्टिव होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, डिसएक्टिव होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंडिंग ऑर्बिट्स में रनिंग करते रहते हैं लगातार। ठीक है, चलिए अब आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो देखें जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बात आकर के रुक गई थी कि साइज क्या बनेगा, किसी भी न्यूक्लियस का साइज से क्या मतलब होता है। देखें जरा, अगर मैं यहां से आगे की बात करूं तो आज का हेडिंग हमारा हो जाता है, देखेंगे स्क्रीन पर सामने, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखना जरा, अगर न्यूक्लियस के साइज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बात यहां पर आ जाती है। यहां से एक बात याद रखेंगे, क्या, देखो एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, क्लियर दैट, क्या बताया, एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन ने क्या बात बताई। यहां से याद रखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास। यानी कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, जो शेप और साइज है ना, सीधी सी बात यह है कि वो डिपेंड करेगा कि वो कितना मोटा है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि उसका मास कितना है, ए कितना है। ठीक है, यानी इसको बात में अगर क्लियर करता हूं तो 4/3πr³ और प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ए के हो जाता है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आर के लिए तो कितना बन जाता है, देखना जरा, ये कितना बन जाएगा, 3/4π और साथ में आ जाएगा इंटू ए। क्लियर है, इस आर को अगर मैं इधर भेजता हूं तो देखना जरा, यहां पर क्या बन जाएगा, 3/4π की पावर भी 1/3 हो जाएगा और ए की पावर भी कितना हो जाएगा, 1/3 यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर मुझको फॉर्मूला जनरेट करना हो तो देखना जरा, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगेगा और ये जो फॉर्मूला बना है यहां पर 3/4π की पावर 1/3, इस पूरे के बेस पर क्या आ जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा R0 एंड ए की पावर 1/3। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में, बताना जरा। तो यहां से फॉर्मूला जनरेट हो गया कि R=R0 इंटू ए टू दी पावर 1/3। क्लियर है, R0 क्या होता है यहाँ पर, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। R0 की वैल्यू क्या होती है यार, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर होती है। समझ में आ रही है बात। और इसको फर्मी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, इसको फर्मी भी बोल देते हैं आप। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो फर्मी होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। आ गई या नहीं आ गई बात समझ, बताना जरा, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है क्या, कि R=R0 इंटू ए टू दी पावर 1/3। यही फॉर्मूला मैंने पहले पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था, है ना। वो कहां से आया है ये मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के प्रोपोर्शनल होता है, और ए यहां पर क्या है, एटॉमिक मास है। इतनी बात आपको याद रहेगी या नहीं, बताना जरा, जल्दी से इसको देखें जरा, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे की बातों को मैं स्टार्ट करता हूं। देखें जरा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते, चलो भैया ये आपको समझ में आ गया पूरा। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्लियर होता होगा। अब इससे आगे की कुछ नई बातें देखते हैं। देखना है, कुछ नए पॉइंट्स यहां पर मिलते हैं हमको। देखो जरा, अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सिंपल सी बात ये है, एएमयू, जितनी भी चीजें आपको मिलती है ना वो एएमयू में मिलती है। एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। याद रहेगी बात। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि 1 एएमयू किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल है ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे आगे। एएमयू आप ऐसा समझ लें, एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एटम, देखो एटम जो है वो इतना ज्यादा, आप ऐसा समझ लें उसका वेट लेस होता है एक तरीके से। वेट तो होता है लेकिन हम उसको फील भी नहीं कर सकते। अब आप ऐसा समझ लें, जिस चीज को आप फील नहीं कर सकते वो कितनी हल्की होगी, है ना। तो उसको काउंट करने के लिए अलग से यूनिट मेजरमेंट बनाया गया, जिस मेजरमेंट का नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू होता है।
जिस पर किसी भी एटम का क्या करते हैं, वेट आप नाप सकते हैं। क्लियर आगे बात। अब हमने जो पढ़ा है, हमने तो क्या पढ़ा है, केजी पढ़ा है, किलोग्राम पढ़ा है, हेक्टोग्राम पढ़ा है, डेकोग्राम पढ़ा है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि एएमयू क्या होता है। दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर, देखिए जरा क्या बताया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, इट इज डिफाइंड एज द एक्यूरेट, इट इज डिफाइंड, इसको देखें जरा, एक्यूरेटली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो एएमयू का निर्माण किया गया है, जो एएमयू को प्रिपेयर किया गया है, वो एटम के जनरेशन पर किया गया है और एटम के वेट का कितना बताया गया, 1/12, 1 एएमयू के इक्वल होता है। क्लियर आगे बात समझ में। चलो जी आगे, 1 एएमयू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ना तो 1 एएमयू इक्वल टू 1/12 और मास ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालेंगे, देखना जरा, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 kg अपॉन n। ये n क्या है, यहाँ पर एवोगाद्रो नंबर है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, 10 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, एट 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर आगे बात समझ में। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम, इसी को बोलते हैं एवोगाद्रो। ठीक है, तो 1 एएमयू जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एएमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर है। और यहां से एक बात आ जाती है क्या, एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर है भैया, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। इसी को क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। क्लियर आगे बात समझ में। चलो जी अब देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर दिखता कैसा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो जी, ये है धमाकेदार मास स्पेक्ट्रोमीटर, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी से आप क्या करते हैं, इसी से आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है। चलो जी आगे की बात को देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर है जी। अब इसमें एक बात आ जाती है क्या, एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं आपसे पूछूं जरा, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे, देखो जरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विच इट इज एक्सक्लरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट एंड डिनोटेड बाय इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको 1 इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। और जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्रीन पर देखिए, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को जैसे डुअल नेचर में मैंने आपको बताया था, देखो जब भी कहीं पर 2 क्वांटिटी को ऐड किया जाता है या 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये बात क्लियर है कि दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। या तो ये भी जूल में हो या ये भी जूल में हो, या फिर ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में हो और ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में हो, और आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जूल में से आप इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस कर दें या फिर इलेक्ट्रोवोल्ट में से आप जूल माइनस कर दें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, इसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां पर। अब आपको ये देखना कि कैलकुलेशन आपकी इजी कैसे होगी। देखो कैलकुलेशन जब करें तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा डिवाइड हो, ना कि मल्टीप्लाई हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट जो है आपके बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, जबकि जब आप डिवाइड करेंगे तो नंबर डिजिट कैसे होंगे, कम होंगे। और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमारा बेहतर तरीका क्या होता है, डिवाइड का ही होता है। क्लियर आ गई बात समझ में। ये इलेक्ट्रोवोल्ट क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इससे आगे की बात को देखते हैं, देखेंगे जरा नेक्स्ट। देखो जी कुछ अच्छी बात इस टॉपिक के अंदर देखेंगे हम आज इस सेकंड क्लास में, पार्ट 2। देखें जरा क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, एक नाम आ गया सामने, मास डिफीट। ठीक है, देखो मैं इस नाम को समझाने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। क्या ये जो मास डिफीट है ना, इसको समझ लो पहले आप। मैंने बताया आपको कि एक एलिमेंट है, इसके ऑर्बिट है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं लगातार हर ऑर्बिट में। ये 12, ये क्या हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर आ गया बात समझ। मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्ली के अंदर क्या क्या होते हैं बताना जरा, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, भाई यही तो है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा।
अब मैंने आपको ये बताया क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेट या व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्ली, समझ रहे हो मेरी बात को, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्ली, तो आप क्या बताएंगे कि न्यूक्ली के अंदर न्यूक्ली का जो मास है, मान लिया कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम किसके इक्वल होना चाहिए भाई, न्यूक्ली में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का वेट एमपी और न्यूट्रॉन का वेट एमएन, इन दोनों का सम किसके सम के इक्वल होना चाहिए बताना जरा, पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है, फिर दोबारा सुन ले, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का जो वेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए। आप ऐसा समझ लें कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट की बात कर रहा हूं, तो इस बॉक्स के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तो कुछ है नहीं इसके अलावा। इस बॉक्स का खुद का वेट भी ज्यादा नहीं है, बहुत मामूली सा है, नॉर्मल। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे न्यूक्लियस का वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहां पर वेट में मिलता है, डिफरेंस इन मास, इस वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। और याद रखना ये मास का जो डिफरेंस है इसी को आप बोलते हैं मास डिफीट बोलते हैं। स्क्रीन पर देखें जरा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या बताया गया। इट इज फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर यह बात बताई जा रही है कि न्यूक्लियस का जो मास होगा वो क्या होगा, टोटल मास के न्यूक्लियस के उसके मास से कुछ कम होगा, ये बात यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, अब देखें इससे आगे की अगर मैं बात करूं, क्या बताया गया, इससे आगे देखें जरा, thus the difference between sum of masses of nucleons in a nucleons and actual mass is called mass defect, it is denoted by delta m, इसको डेल्टा m बोलेंगे। और इसका देखेंगे आप कैसे निकालेंगे, आप डेल्टा m इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस रियल मास ऑफ न्यूक्लियंस, यानी फॉर्मूला अगर मैं पूछूं आपसे तो देखना जरा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियंस में क्या क्या होते हैं बताओ, मैंने भी आपको बताया, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको लिखा है अभी इससे पहले स्टार्टिंग में टेबल लिखवाई थी पार्ट 1 में, उस टेबल में जो मास दिया गया वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का है, लेकिन हर एलिमेंट में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग मिलेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग मिलेंगे, जबकि मास आपके पास 1.6 10 - 27 किसका है, एक का है। तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी आपके पास प्रोटॉन है उसका प्रोटॉन के मास से कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा प्रोटॉन का, जितने न्यूट्रॉन है उसको न्यूट्रॉन से देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है सामने, z m इक्वल टू z इंटू एमपी, और a माइनस जेड न्यूट्रॉन आ गए और न्यूट्रॉन के मल्टीप्लाई mn में कर दी और माइनस कर देंगे टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से। क्लियर आ गई बात समझ में, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, और यही आपका कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, चलो अब ये बात तो समझ में आ गई भैया कि आपने बताया कि मास में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यहां से एक बात तो ये बताएं कि जो मास में डिफरेंस आ रहा है इस मास के डिफरेंस का होगा क्या। देखो सुनो बहुत ध्यान से, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या एक बात ध्यान रखेंगे, एक एनर्जी होती है हमारी, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, सुन लो ध्यान से, नाम से समझ में आ रहा है किसी को बाइंड करना है। और याद रखना मैंने आपको बताया था कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। ओहो भावना में बह गई, चलो भावना में नहीं बहना है ना, चलो ऐसे है तो नहीं किसी का नाम भावना, मजाक कर रहा हूं, जस्ट जोकिंग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है, चलो जी चकाचक 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 चकाचक, होले 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 होले, चलो समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताना जल्दी से जरा। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, चलो भैया ये समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहने का मतलब ये है, देखो ऊपर से जो आया था डेल्टा एम, मास डिफीट जिसको मैंने बोला है, ये जो मास में डिफरेंस आया था ये बहुत कम होता है, याद रखना। अब होता तो है, अब है तो है, कम का मतलब ये तो नहीं है जीरो होगा, कम का मतलब ये है कि बहुत कम होगा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू यहां से मास डिफीट आ रही है, याद रखना ये क्या काम करेगी, याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांधने का काम करेगी, बाइंड करने का काम करेगी, इसी का नाम क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है। और यहां से एक बात आपको और बता देता हूं, बहुत कम बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, देखो एलिमेंट के जो टाइप होते हैं आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होते हैं, है ना। फ्लो हो जाता है करंट,
कम फ्लो नहीं होता है बिल्कुल भी, और सेमीकंडक्टर में कभी कभी फ्लो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ये जो कंडक्टर के एलिमेंट के टाइप हैं, इनको हम इस एनर्जी जो बैंड में आपको पढ़ाऊंगा, उस एनर्जी बैंड के बेस पर ही, इस बाइंडिंग एनर्जी का भी बताऊंगा आपको, इन एनर्जी के बेस पर ही आप पता लगाते हैं कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा एंड कौन सेमीकंडक्टर होगा। समझ में आ गई बात? ये आगे की बात है, बहुत पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस में सारी चीजें आएंगी, है ना। चलो ये क्लियर हो गया आपको? तो ये समझ में आया कि बाइंडिंग एनर्जी जो ऊपर से कम हो रही है, ये कहां पर आ जाएगी, इसको बांधने का काम करेगी। और किसके इक्वल होती है देखो जरा, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये किस किस के इक्वल होती है देखना जरा। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी बाद में आएगा, उससे पहले देख लें आप, ये आया होगा आपके सामने इक्वल टू mc स्क्वायर। पहले इसको देख लें, बाइंडिंग एनर्जी बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करना है। देखना जरा स्क्रीन पर दिखाया गया है इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है, और इक्वल टू m क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, और c की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर हो गया। दोनों की कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, जूल में आंसर आ गया। और उसके बाद e का जो वैल्यू आया, आपने इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज किया, कैसे करेंगे पीछे बताया है आपको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो भी आएगा वो इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाएगा, और 10 की पावर 6 को हटाएंगे तो मेगा आ जाएगा। समझ गए? 10 की पावर 6 क्या होती है, मेगा होती है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा क्या, 1 AMU किसके इक्वल आ गया, याद रखेंगे 931 MeV। अब याद रखना, जहां पर भी आपको AMU को कन्वर्ट करना हो MeV में, तो बच्चा लोग आप क्या करेंगे, 931 से वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो AMU का वेट है वो किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ, यानी मास चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म। Is that clear? It is done by the multiplication of 931. Clear? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जल्दी से जरा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। चलो जी, नेक्स्ट बात आ जाती है, अब पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। देखिए ना, 3 पॉइंट है इसके, एक तो मास डिफेक्ट है ना, एक बाइंडिंग एनर्जी, और एक और मिलेगा आगे थर्ड, है ना। 3 भैया है ये। चलो तीसरा देखो सेकंड वाला देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताया गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड टू सेपरेट देम टू सच अ लार्ज डिस्टेंस, है ना, दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कहने का मतलब ये इनको बांध के रखता है, और बांध के भी ऐसा रखता है कि मिक्स होने नहीं देता है। बताया ना क्या, देखो क्या लिखा है लास्ट में, डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस बनाता है बीच में, दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दोनों आपस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और निकालेंगे कैसे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा m इनटू कितना होता है, जो ऊपर से डेल्टा m है उसकी c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, एंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्या आ जाएगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर देखें जरा, क्या आ गया नंबर 3 पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। यानी यहां कहने का मतलब ये है कि पहले पार्ट से आपने डेल्टा निकाला, सेकंड वाले पार्ट से आपने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बीई बाइंडिंग एनर्जी निकाला, और यहां पर बाइंडिंग एनर्जी को थर्ड पार्ट में डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियॉन्स के नंबर से। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? आगे बात समझ में, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी से बताएं जरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये समझ में आ गया आपको? इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको क्लासेस कैसे लग रही, और आपको दोस्तों अगर हमारी मेहनत, आपको कुछ भी लग रहा है, हमारी मेहनत, आपकी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लग रहा है तो ना करें, वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माता पिता की सेवा जरूर करते रहिए। जय हिंद।